हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट विजन एकेडमी। आज हम अपने श्रृंखला में चैप्टर 6 पर चित्र संयोजन के सिद्धांत चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कला में संतुलन है। कला में संतुलन कीर्ति में स्थान संरचना का तरीका है। ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2021 का है। कला में संतुलन जिसे बैलेंस कहा जाता है, एक पेंटिंग में संतुलन या बैलेंस कैसे दिखाया जाता है? तो कीर्ति जो पेंटिंग है में स्थान संरचना का तरीका है कि कौन सी पेंटिंग कौन से कलर को कहाँ पे करना है या कौन से तत्व को कहाँ पे रखना है, तो उसी बैलेंस को संतुलन को ही कला में संतुलन कहा जाता है। स्थान संरचना का तरीका, संतुलन वह नियम है जिसके आधार पर चित्र भूमि के समस्त समान और विरोधी प्रभावों को व्यवस्थित किया जाता है। इससे चित्र में स्थिरता आती है और गति को रोका जाता है। इस लक्ष्य गतिशीलता को चित्र तल के दायरे में सीमित रखना तथा संयोजन को स्थिरता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में केंद्रीयता प्रायः कहाँ होनी चाहिए? तो चित्र में केंद्रीयता प्रायः यांत्रिक केंद्र के समीप होनी चाहिए। चित्र में केंद्रीयता प्रायः यांत्रिक केंद्र के समीप होनी चाहिए। चित्र में भार से तात्पर्य क्या होता है? तो चित्र में भार से तात्पर्य दृष्टिगत भार से होता है। पूरे चित्र के भार से नहीं होता है, फ्रेम के भार से नहीं होता, तो दृष्टिगत भार से होता है। चित्र में भार का तात्पर्य दृष्टिगत भार से होता है। जब हम किसी चित्र पर दृष्टिपात करते हैं तो हमारी दृष्टि पहले मुख्य वस्तु तथा अथवा आकर्षण के बिंदु पर पहुंचती है, वहां से अन्य वस्तुओं पर होती है हुई संपूर्ण चित्र भूमि पर घूम जाती है। मुख्य आकृति के अतिरिक्त अन्य आकृतियां भी हमारे मन में या तो अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करती है या विरोध के द्वारा मुख्य आकृतियों का प्रभाव बढ़ाती है। चित्र भूमि का केंद्र भारहीनता अथवा शून्य की स्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का संबंध किससे होता है? तो भार का संबंध संतुलन से होता है। भार का संबंध संतुलन से होता है। भार के संतुलन हेतु जिस तत्वों अथवा पक्षों के विचार किया जाता है वे होता है आकृति, आकार, छाया, वर्ण, वयन। मतलब धरातल पर जब हम कैनवास पर आकृति को, आकार को, छाया, वर्ण और वयन को संयोजित करके एक पेंटिंग बनाते हैं, तो उस सारे संयोजन को ऐसे संतुलन करना चाहिए कि उसका भार बराबर हो, कोई भी अनावश्यक तत्व ना हो और कोई भी तत्व ज्यादा या कम ना हो, सबका संतुलन बराबर होना चाहिए, तो उसी को भार का संबंध या संतुलन से होता है। चित्र किसी एक वस्तु में जिस रूप में अंकित हो उन्हें चित्र की अन्य वस्तुओं से मिलाकर देखा जाता है। किसी एक वस्तु पर उक्त किसी भी दृष्टि से बल देने पर वह भाग अधिक भारी प्रतीत होता है, अतः कुछ वर्ण, आकार, व्यंजन आदि उतने प्रभावशील बनाए जा सकते हैं कि वे चित्र में संतुलन अथवा असंतुलन की अनुभूति करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि लघुता का संबंध क्या है? तो दृष्टि लघुता का मतलब होता है परिप्रेक्ष्य से, जिसमें दूर और पास दृष्टि लघुता हो उसको उसका संबंध परिप्रेक्ष्य से होता है। दृष्टि लघुता का संबंध परिप्रेक्ष्य से होता है। परिप्रेक्ष्य द्विआयामी चित्रतल पर गहराई का आभास और आकृतियों में घनत्व क्रमिक लघुता उत्पन्न करने की विधि ही परिप्रेक्ष्य है। इसके कितने दो भेद होते हैं, रेखीय और वायवीय। रेखीय परिप्रेक्ष्य, आवश्यक अंग रेखीय परिप्रेक्ष्य के आवश्यक अंग होते हैं। जैसे आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं? चित्रतल, स्थिर बिंदु, दृष्टिपथ, क्षितिज रेखा और अदृश्य बिंदु, ये सारे रेखीय परिप्रेक्ष्य के तत्व होते हैं। नेक्स्ट है वायवीय परिप्रेक्ष्य। सामने दिखाई देने वाले दृश्य पर वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल में धूल आदि के कण होने के कारण दूर की वस्तुएं रंग धुंधले हो जाते हैं और उनके रंग भी परिवर्तित हो जाते हैं। इसे वायवीय परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। द्विआयामी कला क्या है? तो द्विआयामी कला, चित्रकला को द्विआयामी कला कहते हैं। चित्रकला द्विआयामी कला होती है। द्विआयामी कलाएं वे कलाएं होती है जिसमें द्विआयामी सपाट धरातल पर रचना होती है, जैसे रेखांकन, चित्रण, ग्राफिक्स, मुद्रण। द्विआयामी अंतराल, यदि हम आयामी अंतराल, यदि हम चित्र भूमि पर केवल लंबाई तथा चौड़ाई का विचार करें तो उसका अंतराल द्विआयामी होता है। यूरोप के एक सीमित युग को छोड़कर सभी देशों और सभी युगों में चित्रतल को द्विआयामी अंतराल माना गया है। द्विआयामी रचना पद्धति, चित्र भूमि द्विआयामी होते हैं, इससे केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, गहराई नहीं होता। जब हम इस पर अंकित चित्र पे केवल लंबाई और चौड़ाई का ही प्रभाव दिखाते हैं तो वह द्विआयामी कहलाता है, और जब हम इसमें गहराई भी दिखाना चाहते हैं तो वह त्रिआयामी प्रभाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त कला क्या है? तो अब अरूपवादी कला अमूर्त कला कहलाती है। ऐसी कलाएं जो पृथ्वी पर ना हो वो अमूर्त कला कहलाती है।
मूर्त कला आरूपवादी कला है। मनोविकारों को संक्षिप्त करके उसके सारभूत पक्षों को दैनिक जीवन के विशिष्ट अनुभव से पृथक करके उसके अनिवार्य तत्वों को अमूर्त रूप के माध्यमों से प्रस्तुत करना अमूर्त कला है। इसमें पहचानी जाने वाली वस्तुओं का चित्रण नहीं होता और ना ही किसी घटना अथवा कहानी का ही चित्रण होता है, बल्कि भाव अथवा विचार को, अपने भाव को और विचार को किसके माध्यम से, रेखा के माध्यम से, रेखा रंग अथवा प्रकाश आदि के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। रूप अमूर्त ज्यामिति अथवा अज्यामिति होते हैं, इन्हीं का संयोजन किया जाता है। प्रकृति का पुनः संयोजन भी इसी का एक रूप है। सामने दिखाई देने वाले दृश्य अथवा वस्तुओं में जो पैटर्न दिखाई दे उन्हीं को कला की ओर अधिक विकसित या पूर्ण कर लिया जाता है। यह मूर्त या अमूर्त दोनों प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत प्राचीन ग्रीक वासियों ने किया था। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत प्राचीन ग्रीक वासियों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत पद्धति प्राचीन यूनानी कलाकारों ने स्वर्णिम विभाजन पद्धति के सिद्धांत का विकास किया और कलाकृतियों में इसका प्रयोग किया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में किसी एक स्थान पर आकर्षण का केंद्र बिंदु होने से क्या कहा जाता है? तो वो प्रभाविता कहलाती है। जब चित्र में कोई भी एक स्थान पे आकर्षण केंद्र बिंदु होता है, जैसे ये चित्र है और यहाँ पे एक बड़ी सी पेंटिंग बना, बड़े से पर्सन को बना दिया जाए, तो केंद्र बिंदु यही हो जाएगा। तो इसको किसका क्या कहा जाएगा? प्रभाविता का सिद्धांत कहा जाएगा। तो चित्र में किसी एक स्थान पर आकर्षण का केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा? प्रभाविता का सिद्धांत कहलाएगा। चित्र संयोजन को व्यवस्थित रूप देने हेतु प्रभाविता का पालन अनिवार्य है। यदि किसी चित्र में अनेक आकृतियां बना हो और सबको समान महत्व दिया जाए तो हमारे मन पर चित्र का कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा। निश्चित प्रभाव के लिए यह आवश्यक है कि हम चित्र में किसी एक वस्तु को अन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक महत्व दें और आकर्षण का केंद्र प्रदान करें। ऐसा करने से चित्र में एक आकर्षण बिंदु और आकर्षण केंद्र बन जाएगा और हमारी दृष्टि पहले उस वहीं पहुंचेगी। चित्र के अन्य स्थानों पर जाकर चित्र के अन्य स्थानों पर जाकर भी दृष्टि वहीं लौट आएगी और पर्याप्त समय पर भी रुकेगी। जैसे अजंता में बदम पाणी बोधिसत्व और राहुल समर्पण वाले चित्र इसमें आएंगे, इसके उदाहरण में प्रभाविता के चित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विआयामी चित्र तल पर, द्विआयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव कैसे उत्पन्न करते हैं? तो द्विआयामी तल पर तीसरे आयाम त्रिआयामी प्रभाव के लिए परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करता करता है जो परिप्रेक्ष्य है। परिप्रेक्ष्य द्विआयामी चित्रतल पर गहराई का आभास और आकृतियों में घनत्व और क्रमिकता, लघुता उत्पन्न करने की विधि ही परिप्रेक्ष्य कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, रेखीय और वायवी। छाया प्रकाश और परिप्रेक्ष्य। छाया प्रकाश का उपयुक्त विभाजन निकट की वस्तुओं के आधार पर तथा दूर वस्तुओं से प्रकाश तथा अति प्रकाश वाले भाग एक समान दिखाई देते हैं और छायांकित भागों में प्रतिबिंबित प्रकाश नहीं दिखाई देता है। निकट की वस्तु में छायांकित भागों के विवरण भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। दूर की वस्तुओं की छाया सपाट हो जाती है और उसके विवरण समाप्त हो जाते हैं। दूर की वस्तुओं की छाया और प्रकाश दोनों ही धुंधले हो जाते हैं, अर्थात ना प्रकाश उतना चमकदार रहता है और ना ही छाया उतनी चमकदार रहती है, गहरी रहती है, जितने की दोनों के निकट वस्तुओं में आते ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं होता है? तो संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत अंतराल नहीं होता है। बाकी सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाह, प्रभाविता, प्रमाणीय होते हैं, जिसमें सहयोग को ही एकता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत अंतराल नहीं होता है। वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु हो जिसे अंतराल कहते हैं, वह संयोजन के सिद्धांत में नहीं होता। कला में अंतराल एक तत्व है जिससे आकृतियों की बनावट तथा स्थिति का ज्ञान होता है, प्रमाण की सृष्टि होती है, रूपों पर का परस्पर संतुलन होता है और भावों का संचार होता है। अंतराल पर चित्र भूमि के गोल, आयताकार अथवा वर्गाकार होने का भी प्रभाव पड़ता है। अतः प्रायः आयात में चित्र अधिक बनते हैं, वर्ग में कम। वृत्त में हमारी दृष्टि बिना रुके चारों ओर घूमना चाहती है, अतः वृत्त अंतराल में तनाव उत्पन्न करना पर्याप्त कठिन है। लय एक समिति है। क्वेश्चन क्या है कि लय क्या है? तो लय एक समिति है। लय एक समिति है। लय के हेतु अंग्रेजी में रिदम शब्द प्रयुक्त होता है। इस प्रकार लय का अर्थ होता है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता। अतः यद्यपि गति ही लय है किंतु समस्त गति लय नहीं होती। जहाँ गति के प्रवाह यति विराम का पारस्परिक संघात अथवा मेल होता है, वही लय की अनुभूति होती है। लय का स्वरूप तत्वतः आकृति मूलक है। गति के आवर्तन में लय निहित रहती है और आवर्तन के अनेक रूप हो सकते हैं। समस्त गति और आवर्तन हमें सौंदर्यात्मक अनुभूति की दिशा में ले जाते हैं। अतः दृश्य कलाओं में लय का अर्थ रेखा रूपों और अथवा रंगों द्वारा व्यवस्थित किसी ऐसे सरल
एवं सुसंबद्ध आवृत्तिमय पथ से है, जिसके सहारे दृष्टि क्रमशः सौंदर्य अनुभूति की ओर अग्रसर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन का सिद्धांत नहीं है, तो संयोजन का सिद्धांत रूप नहीं है। रूप संयोजन का सिद्धांत नहीं है। चित्रकला के दो या उससे अधिक तत्वों की सुंदर एवं मनोहरी योजना को संयोजन कहते हैं। इसमें किसी एक तत्व की प्रधानता होती है, जिसे हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये वर्ड याद रखिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का केंद्र मानते हैं। चित्रकीर्ति के निर्बाध रस ग्रहण में यह आकर्षण का केंद्र वाला भाग विशेष महत्व रखता है। बिना इसके चित्र में बिखराव या भटकाव आ सकते हैं, आ जाने पर पर्याप्त संभावना बनी रहती है। यह जानना भी आवश्यक है कि संयोजन चाहे वस्तुनिष्ठ हो या अथवा सूक्ष्म या ज्यामिति, संतुलन तथा आकर्षण के सिद्धांत इनको समान रूप से प्रभावित करते हैं। संतुलन तथा आकर्षण के संबंधित संयोजन के इन सिद्धांतों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, जो इस प्रकार है: सहयोग, जिसे एके भी कहा जाता है; सामंजस्य, संतुलन; प्रभाविता, प्रभाविता को प्राबल्य भी कहा जाता है; प्रवाह, जिसे लय भी, ताल या लय भी कहते हैं; और प्रमाण, जिसे अनुपात भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं? तो परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के 3 पक्ष दिखाई देते हैं। प्रमाण को अन्य रूप में भी जाना जाता है, तो संबद्धता का, प्रमाण को किस नाम से जाना जाता है? तो संबद्धता के सिद्धांत में। प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। प्रमाण से तात्पर्य नाप या मात्रा या अनुपात से होता है। द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव दर्शाने हेतु क्या आवश्यक होता है? परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश होता है। द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव दर्शाने हेतु परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश का आवश्यक होता है। छाया प्रकाश का उपयुक्त विभाजन, निकट की वस्तुओं को आधार किया जाता है और दूर की वस्तुओं में प्रकाश, अति प्रकाश वाले भाग एक समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र भूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है, यह संभव है? तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के अनुसार चित्र को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को पीछे के चैप्टर में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। विविध प्रकार की सामग्री को चिपकाकर विविध प्रकार की सामग्री को चिपकाकर बनाए गए चित्र को क्या कहा जाता है? तो विविध प्रकार की सामग्री को चिपकाने से बने चित्र को कोलाज कहा जाता है। विविध प्रकार की सामग्री को चिपकाकर बनाए गए चित्र को कोलाज कहते हैं। चित्र तल पर विभिन्न प्रकार की सामग्री चिपकाकर चित्र बनाने की जो पद्धति होती है, कोलाज कहलाती है। इसमें रंगों तथा स्याही के चित्रण से रंगीन कागज, अखबार और फोटोग्राफ के टुकड़े, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़ा एवं अनेक धातुओं की वस्तुएं लगाई जाती है। कहीं कहीं कविता आदि भी लिख सकते हैं। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? तो परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार का होता है, रेखीय परिप्रेक्ष्य और वायवीय परिप्रेक्ष्य। यहाँ क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ लिखा है कि परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार, इसमें विवाद है। आयोग ने इसमें विकल्प में 1 और 4 को मान्यता दी है, तो ना 1 होगा ना 4। परिप्रेक्ष्य 2 होता है, एक रेखीय परिप्रेक्ष्य और वायवीय परिप्रेक्ष्य। कितने प्रकार के होते हैं? तो परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, रेखीय और वायवीय, याद रखिएगा। यथार्थवादी और ठोस दिखाने के लिए प्रकाश और छाया के माध्यम से बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? तो यह त्रिआयामी कहलाता है। यथार्थवादी ठोस दिखाने के लिए चित्र प्रकाश और छाया के माध्यम से बनाया गया तो त्रिआयामी चित्र कहलाएगा। उसमें प्रभाव त्रिआयामी होगा, चित्र त्रिआयामी नहीं बनेगा। यथार्थवादी और ठोस दिखाने के लिए प्रकाश और छाया के माध्यम से बनाया गया चित्र त्रिआयामी कहलाता है। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है। छाया प्रकाश वस्तुओं में गहराई वाले भावों में छाया अंकित करने पर भी अंतराल में त्रिआयामी प्रभाव आ जाते हैं। प्रायः यथार्थवादी और घनवादी चित्र रचना में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाह का अर्थ क्या होता है? तो प्रवाह का अर्थ होता है गति। प्रवाह का अर्थ गति से होता है। लय हेतु अंग्रेजी में रिदम शब्द उपयुक्त होता है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द रेटिन से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन का सिद्धांत है। तो संयोजन के सिद्धांत में रंग, अंतराल, रेखा नहीं, प्रभाविता संयोजन के सिद्धांत होगी। संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं: सहयोग, एकता, यूनिटी, सामंजस्य, हार्मनी, संतुलन, बैलेंस, प्रभाविता, डोमेन्स, और प्रवाह, लय, रिदम, और प्रमाण, अनुपात, जिसे प्रपोर्शन भी कहते हैं। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र की लंबाई व चौड़ाई का विस्तार को क्या कहते हैं? तो चित्र की लंबाई और चौड़ाई के विस्तार को अंतराल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल की बुनावट को क्या कहा जाता है? धरातल की बुनावट को पोत, टेक्सचर कहा जाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं पोत: प्राकृतिक, अनुकृत और सृजित।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दृष्टिगत भार से क्या आशय है? तो दृष्टिगत भार का आशय संतुलन से, याद के लिए दृष्टिगत भार आएगा तो आंसर हमेशा संतुलन होगा। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के संतुलन से जुड़ा होता है। संतुलन वह नियम है जिसके आधार पर चित्र भूमि के समस्त समान अथवा विरोधी प्रभाव को व्यवस्थित किया जाता है। इससे चित्र में स्थिरता आती है और गति को रोका जाता है। इसका लक्ष्य गति शीतलता को चित्र तल के दायरे में सीमित रखना तथा संयोजन को स्थिरता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिआयामी चित्रण में होता है, तो त्रिआयामी चित्रण में लंबाई चौड़ाई और गहराई होती है। त्रिआयामी चित्रण में क्या क्या होता है? तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई होता है। या हाँ, त्रिआयामी कला की प्रधान विशेषता घनत्व होती है। चित्र भूमि द्विआयामी होता है, इसमें केवल लंबाई चौड़ाई होती है, गहराई नहीं होती है। चित्र में पतले रंग के साथ मोटे खुरदरे रंग को क्या कहते हैं? तो यह विरोधाभास लाता है। चित्र में जो पतले रंग के साथ जो मोटे और खुरदुरे रंग का प्रयोग होता है उसमें से क्या होता है? तो ये विरोधाभास लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन से, कला में औपचारिक संतुलन के समान भार केंद्र होता है, तो भार केंद्र पूछ रहा है, तो समान बराबर दूरी पर रहते हैं। औपचारिक संतुलन में समान भार केंद्र क्या होता है? बराबर दूरी पर होते हैं। असमान दूरी पे होते हैं, तो जो संतुलन होता है, औपचारिक संतुलन होता है, ये औपचारिक संतुलन होगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इधर भी बराबर होगा, उधर भी बराबर होगा। तो इसमें क्या होता है? दोनों बराबर की दूरी पर होता है और असमान दूरी केतली वगैरह रहती है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ए वाला। ए सत्य है, बी असत्य है। जिससे हम इसको 2 संतुलन को 2 भेद में बाँटते हैं, सम संतुलन और असम संतुलन। ऐसा चित्र जिसको 20 से डिवाइड करने पे बराबर मात्रा में इधर दाएँ और बाएँ साइड बराबर हो भार, उसको सम संतुलन में कहते हैं, और ऐसे पेंटिंग को जिसमें एक साइड ज़्यादा हो और एक साइड कम हो, वो असम संतुलन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत भाव अभिव्यक्ति के लिए किस तरह के संयोजन होना चाहिए? तो शांत के लिए क्षैतिज होना चाहिए। जैसे हम लोग क्षैतिज रेखा पढ़ चुके हैं, ये किस चीज को शांतता को दर्शाती है, उसी तरह शांत के लिए कौन सी क्षैतिजवत होनी चाहिए? सीधी पड़ी अथवा क्षैतिज हॉरिजेंटल लाइन क्षितिज के समानांतर पड़ी रेखा होती है जो लंबवत रेखा को आधार देती है। ये रेखाएं मानसिक शांति, विश्राम, निष्क्रियता, संतुलन, स्थिरता, मौन आदि भाव का घोतक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में एक रास्ता समाप्त करने का कार्य किसका है? तो प्रभाविता का कार्य एक रास्ता को समाप्त करने का होता है। प्रभाविता के सिद्धांत के 3 उद्देश्य होते हैं। एक रास्ता को समाप्त करना, प्रभाविता द्वारा आकर्षण में वृद्धि करना, चित्रित आकृतियों के रूप में सहजता प्रदान करना, क्योंकि दृष्टि सदैव महत्वपूर्ण आकृतियों की ओर केंद्रित होती है। मुख्य विषय को अभिव्यक्त करने वाले तत्वों में प्रभाविता प्रदान करना, सहयोग उत्पन्न करना। दृष्टि के कोण के कारण आकारों में छोटापन आता है, उसे कहते हैं, तो उसे स्थितिजन्य लघुता कहते हैं। दृष्टि के कोण के कारण आकारों में जो छोटापन आता है उसे क्या कहते हैं? स्थितिजन्य लघुता कहते हैं। इसी को परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। याद रखिएगा, परिप्रेक्ष्य का ये अन्य शाब्दिक अर्थ है, परिप्रेक्ष्य। जो आकार जितना क्षितिज रेखा के निकट होगा उतना ही छोटा होगा और अंत में एक बिंदु पर पहुंचकर दृष्टि को ओझल हो जाता है, और इसी को हम स्थितिजन्य लघुता कहते हैं। अर्थात स्थितिजन्य लघुता में दृष्टि के कोण के कारण आकारों का छोटापन होता है। जैसे ही हमारी दृष्टि से कोई वस्तु दूर होती चली जाएगी, वो उतनी ही छोटी दिखेगी। ये किसके अंतर? परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को प्रभाविता प्रदान करने के लिए उसे अलंकृत पृष्ठभूमि में चित्रित करना चाहिए। जब किसी रूप को हम प्रभाविता प्रदान करना चाहते हैं तो उसे अलंकृत पृष्ठभूमि में चित्रित करना चाहिए। ये कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि अलंकरण स्थान का आकर्षण रिक्त स्थान से अधिक होता है। हाँ, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी हो जाए, ए असत्य है और बी सत्य है, ये कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो संयोजन के सिद्धांत में प्रवाह भी आता है, प्रमाण भी, संतुलन भी, अंतराल नहीं आता है। अंतराल आपके कला के तत्वों में आएगा। यहाँ संयोजन के 6 सिद्धांत हैं जो इस प्रकार है, जिसे सहयोग एकता कहा जाता है। संयोजन के अंतर्गत प्रयोग आने वाले विभिन्न तत्वों के मध्य एकता, जितने भी तत्व आते हैं, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, उन सब में एकता और समानता होनी चाहिए। सामंजस्य कला रचना के अंतर्गत प्रयोग आने वाले तत्व जैसे रेखा, रूप, वर्ण, पोत, तान, अंतराल में पारस्परिक संबंधता, समन्वय और सामंजस्य होना चाहिए। फिर संतुलन, यह मानव जीवन का आधार है। यह जांच की गतिशीलता के आधार पर प्रदान करता है। प्रभाविता, चित्र में प्रभाविता के तात्पर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होना चाहिए। सर्वप्रथम जैसे कोई भी आकृति विशेष है तो उसको प्रभाविता की दृष्टि से थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। फिर लय होता है, सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता लय कहलाती है। फिर प्रमाण, जिसे प्रपोर्शन कहते हैं, प्रमाण को अनुपात भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य लंबाई चौड़ाई का आपसी संबंध होता है। फिर अंतराल कला के तत्वों का भाग है, कला के तत्वों का भाग है। अंतराल चित्र का वह तत्व है जो प्रत्येक रूपाकार तत्वों में अपने आप को क्या है, समाहित करके रखता है। रूपप्रद कलाएं क्या होती हैं? तो चित्रकला रूपप्रद कलाएं होती हैं, इसको पढ़ा चुके हैं पहले भी। द्विष्ट बिंदु का संबंध होता है, तो
आंख से और क्षैतिज रेखा दोनों से, ए बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग सिद्धांत किसके द्वारा किया जाता है? तो रंग सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था? तो एफ ए टॉयलर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। रंग सिद्धांत एफ ए टॉयलर के द्वारा, रंग सिद्धांत एफ ए टॉयलर द्वारा दिया गया था। एफ ए टॉयलर का जन्म 1915 में न्यूयॉर्क में हुआ था। रंग सिद्धांत का दृश्य कला रंग सिद्धांत को व्यवहारिक मार्गदर्शन की एक संस्था है। रंग मिश्रण और विशिष्ट रंग संयोजन में दृश्य प्रभाव पड़ा। रंग चक्र के आधार पर रंगों की परिभाषा या श्रेणियां भी है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग आती है। सौर रंग सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य की किरणें कोणाकार शीशे से यानी कोणाकार शीशे यानी प्रिज्म से होकर निकलती है तो क्रमानुसार विबग्योर या बेनियाह पिनाला रंग बनता है, जिसे हम इंद्रधनुष के रंग कहते हैं। वो 7 होते हैं। रंग सिद्धांत को पहली बार लियोन बंतिस्ता अल्बर्टी ने 1435 में लेखन और लियोनार्डो दा विंची ने 1490 में की नोटबुक में दिखाई दिया। रंगीन सिद्धांत की एक परंपरा 18वीं शताब्दी में शुरू के एक अक्षपात पूर्ण विवाद के भीतर आइजैक न्यूटन का रंग सिद्धांत 1704 या 1660 भी आता है, ये भी याद रखिए कि प्राथमिक रंगों की प्रकृति है, वहां से यह एक स्वतंत्र कलात्मक परंपरा के रूप में विकसित हुआ जिसमें वर्णमिति के दृष्टि विज्ञान में केवल सतही संदर्भ थे। रंग सिद्धांत का उद्देश्य पुनर्जागरण से कला से लेकर आधुनिक वाणिज्यिक विज्ञापन तक है। हमारे मूड और धारणों को प्रभावित करता है कौन? तो रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कला रूपरद कला नहीं है? तो संगीत कला रूपरद कला नहीं है, ये श्रव्य कला है। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, रेखीय परिप्रेक्ष्य, वायवीय परिप्रेक्ष्य। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत नियम क्या है? तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत नियम अनुपात का होता है। और अनुपात कैसे होते हैं? यूक्लिड ने दिया था यूनान का, 2 3 5 8 13 21 34 ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चित्रकारों और मध्यकालीन यूरोपीय चित्रकारों ने चित्र भूमि विभाजन की कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था? तो समविभक्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला समालोचना के 4 कारणों का सही क्रम। कला समालोचना का 4 कारण का सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो ये सबसे पहले वर्णन, किसी भी कला का, किसी भी कलाकृति का वर्णन, फिर उसका विश्लेषण, फिर उसका व्याख्या करना, तब निर्णय करना। हम उसका निर्णय लास्ट में करेंगे कि ये अच्छी है या बुरी है। सबसे पहले उसको देखेंगे, उसका वर्णन करेंगे, वर्णन करने के बाद उसकी विश्लेषण करेंगे कि ये कैसी है, फिर विश्लेषण करेंगे तो उसके बाद व्याख्या करेंगे, तब निर्णय लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला दृश्य कलाओं व प्रदर्शन कलाओं में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो संतुलन आवश्यक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? अच्छा संयोजन। मानवाकृति, अच्छा कागज, महंगे रंग नहीं, अच्छा संयोजन सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु निरपेक्ष अमूर्त चित्रण में किसका महत्व सर्वोपरि है? तो ये संयोजन का महत्व सर्वोपरि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रास्ता को समाप्त कर कृति में आकर्षण उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है? तो ये प्रभाविता कहलाता है। एक रास्ता को समाप्त कर चित्र में जो आकर्षण का केंद्र बनाया जाता है प्रभाविता के सिद्धांत से, उसमें चित्र में आकृति को बड़ा बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे संयोजन का महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो संतुलन अच्छे संयोजन का महत्वपूर्ण गुण होता है। संयोजन के सिद्धांत क्या है? तो सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण, ये संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं। संयोजन किसकी व्यवस्था है? तो संयोजन कलाकृति के अंदर तत्वों को सही सही स्थिति में रखना ही संयोजन कहलाता है। संयोजन कलाकृति के अंदर तत्वों की व्यवस्था करना, ये 6 होते हैं सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय और प्रमाण। दृष्टिगत भार का संबंध संतुलन के तत्व से होता है। लय का सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति वृत्ति से होता है। उत्पन्न निरंतरता की लय को कहते हैं उत्पन्न। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप में प्रमाण कहते हैं। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना प्रभाविता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना क्या कहलाता है? तो प्रभाविता कहलाता है। चित्र संयोजन को व्यवस्थित रूप देने से प्रभाविता का पालन अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार क्या कहलाएगा? तो रेखीय परिप्रेक्ष्य कहलाएगा। याद रखिएगा जब हम खुले आकाश के अंदर उसको करेंगे तो खुले आकाश वाला वायवी में आएगा और मकान के अंदर रूम के बंद कमरे के अंदर की चीजें रेखीय में आ जाएगी। इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत का महत्व क्या है? दूरी और निकटता, प्रकाश और रंग, विलीमान बिंदु और क्षितिज रेखा, उपरोक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? दूरदृष्टि लघुता पूछ रहा है तो यहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये प्रमाण से संबंधित है, 3D से, ये भी नहीं होगा।
ये भी नहीं होगा, ये तो आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन ये दूरदृष्टि लघुता होती क्या है? तो दूरदृष्टि लघुता होती है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे चलती हुई ट्रेन देखिए, पहले तो बहुत दूर दिखेगी और जब वो आपके करीब आती चली जाएगी तो बड़ी हो जाएगी। वैसे जब हम देखते हैं कि कोई वस्तु मेरे सामने और वो चलते हुए काफ़ी दूर चली जाए तो वो छोटी हो जाएगी, तो उसी को दूरदृष्टि लघुता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा है? तो संतुलन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरेखन समस्त कलाओं का आधारभूत घटक है क्योंकि इसके बिना रूप छवि नहीं बनाए जा सकते हैं, तो ये दोनों सही हो जाएगा। आरेखन यानी रेखांकन करना समस्त कलाओं का आधारभूत, बिना रेखा को रेखांकन के क्या कोई चित्र बन सकता है? नहीं। उसी तरह क्योंकि इसके बिना रूप छवि नहीं बनाए जा सकते, तो ये सही हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो अनावश्यक तत्वों से बचना, बिल्कुल अनावश्यक तत्वों से बचना चाहिए, उचित बनावट का प्रयोग करना चाहिए, रंगों और स्वरों में भिन्नता होनी चाहिए, ये सभी होना चाहिए। तो हमारा चैप्टर संयोजन के सिद्धांत यहीं पे खत्म होता है, समाप्त होता है। अब हम इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी क्लास कैसी थी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।